बच्चों हमारा थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर चल रहा था, है ना। तो एक बार आप लोग अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए। देखिए फॉर्मूला चार्ट में हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कर चुके थे और मिक्सचर ऑफ गैसेज कर चुके थे, राइट। तो आप देखेंगे कि ये सब कुछ हम कर चुके थे। अब हम कुछ छोटे छोटे 4-5 प्रोसेस हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, राइट। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस क्या, जैसे कोई भी सॉलिड होता है ना, उसको गर्म करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट पर वो सॉलिड क्या होता है, मेल्ट होना शुरू करता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग प्रोसेस बोलिए इसको आप, है ना। मेल्टिंग प्रोसेस। देखिए सबसे सिंपल मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है ना, वो आइस टू वाटर होता है, जो कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल है, आइस टू वाटर। तो बेटे बर्फ से जब पानी बनता है तो देखो क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं। सबसे पहली बात, प्रेशर जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेटली सेम। देखिए बर्फ जब पानी बनती है तो वॉल्यूम में बहुत कम चेंज आता है, बहुत ही कम चेंज आता है, नेग्लिजिबल चेंज आता है, राइट। टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहता है, टेम्परेचर भी क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें डेल्टा डब्ल्यू भी कांस्टेंट ही रहता है, अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट। लेकिन डी यू इज नॉट कांस्टेंट, डी यू इज नॉट जीरो, है ना। डेल्टा डब्ल्यू जीरो रहता है, सॉरी डेल्टा डब्ल्यू को आप जीरो लिखिए, डी यू इज नॉट जीरो, है ना। डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है, उसके अंदर चेंज नहीं आता है। डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन जीरो होता है, डी यू इज नॉट जीरो। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि डेल्टा क्यू जो होता है वो डी यू के बराबर होता है। इसे कहते हैं हम लेटेंट हीट, एम एल, है ना। और वर्क डन जो है आपका अप्रोक्सीमेटली जीरो है। तो देखिए ये जो एम एल है, अगर मैं बात करूं तो फॉर वाटर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, इसे आप एल एफ कह सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होता है और ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो मेल्टिंग प्रोसेस होता है ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है और वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है, इसलिए वर्क डन को हमने अप्रोक्सीमेटली जीरो कहा है। इट इज नॉट एग्जैक्टली जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो, है ना। और जो डी क्यू है आपका, दैट इज डेल्टा क्यू, जो हीट सप्लाइड होती है वो डी यू के बराबर होती है, वो डी यू के बराबर होती है। चलिए ये मेल्टिंग प्रोसेस हो गया। अब हम जरा बॉइलिंग प्रोसेस की बात करते हैं। बॉइलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि लिक्विड कन्वर्ट्स टू वेपर, है ना, लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होता है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना वाटर टू स्टीम कन्वर्जन होता है, वाटर टू स्टीम कन्वर्जन होता है, राइट। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो बॉइलिंग प्रेशर में बॉइलिंग प्रोसेस जो होता है, बॉइलिंग का प्रोसेस, तो ड्यूरिंग द बॉइलिंग प्रोसेस, है ना, ड्यूरिंग बॉइलिंग प्रोसेस हम P को कांस्टेंट मानते हैं, प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर मानते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट मानते हैं, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चेंज होता है साहब। हाँ जी, 1 ग्राम पानी जब भाप बनता है तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो, है ना। इसके अंदर जो है डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं होता है, डी यू भी जीरो नहीं होता है, डेल्टा क्यू भी जीरो नहीं होता है, नहीं होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए डेल्टा क्यू बराबर जो होता है ना वो डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू होता है और इसको हम कहते हैं एम एल वेपोराइजेशन, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट।
देखिए लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर हम वाटर टू स्टीम की बात करते हैं ना, वाटर टू स्टीम जो कि मोस्ट कॉमन होता है हमारी लाइफ में, वाटर टू स्टीम की बात करते हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है ना, ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम होता है, ये कैलोरी पर ग्राम, राइट, 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। अब आप यहां देखिए, जब 1 ग्राम पानी से 1 ग्राम स्टीम बनती है ना, तो 1 ग्राम वाटर टू कन्वर्ट इनटू 1 ग्राम स्टीम, 1 ग्राम वाटर इंटू 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये बात कर रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा, है ना। हाँ जी, तो देखिए प्रेशर आपका होता है 1 एटमॉस्फेरिक, दैट इज 10⁵ पास्कल अप्रॉक्स, राइट। ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, राइट। ओके, अब देखिए आपका जो वॉल्यूम होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर, V1 इज वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर। तो देखिए क्या होता है वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर, वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम जो होता है ना 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको 1 मिलीलीटर कहते हैं। ओके, V2 इज वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम स्टीम, 1 ग्राम स्टीम जो होता है ना वो 1671 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए, 1671 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है। टेम्परेचर तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता ही है, राइट। अब देखिए वर्क डन, डेल्टा डब्ल्यू होता है P इंटू डेल्टा वी, प्रेशर होता है आपका 10⁵ पास्कल, डेल्टा वी होता है आपका 1671 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को कहते हैं 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ये पास्कल है बेटा, है ना। तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा, है ना। ये वर्क डन आपका डायरेक्ट जूल में आएगा, दिस वर्क डन विल कम इन जूल। आप चेक करिए जरा, ये 167 जूल आ जाएगा। अब देखिए ये 167 जूल है ना, इसको 4.18 से डिवाइड कर दो तो इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 40 कैलोरी, ये वर्क डन आएगा, अप्रोक्सीमेटली 40 कैलोरी वर्क डन आएगा। 167 जूल आया वहां से कैलकुलेट करके, और इसको हमने 4.18 से डिवाइड कर दिया तो ये 40 कैलोरीज आ गया, राइट। अब देखिए डेल्टा क्यू जो होता है ना आपका 1 ग्राम, है ना, तो mLV होता है। अब LV को आपने 1 ग्राम रखा है, और आपका जो LV है वो है 540 कैलोरी पर ग्राम, इसका मतलब ये 540 कैलोरी आ गया, राइट। अब देखिए डेल्टा क्यू बराबर, हमने अभी कहा डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, आपने डेल्टा क्यू को 540 बोला प्लस बराबर डेल्टा डब्ल्यू को अभी 40 कैलोरी बोला था यहां पर, तो 40 प्लस डी यू, इसका मतलब जो डी यू है ना वो आपका 500 कैलोरी आ जाएगा, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉइलिंग प्रोसेस होता है तो 1 ग्राम वाटर जब 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट होता है ना, तो हेंस व्हेन 1 ग्राम वाटर इज कन्वर्टेड into 1 gram steam, when 1 gram water is converted into 1 gram steam, then when 1 gram water is converted into 1 gram steam, then 500 calories
then change in internal energy 500 calories is change in internal energy, it's change in internal energy. इंटरनल एनर्जी में 500 कैलोरीज का चेंज आता है. वर्क डन 40 ग्राम होता है, 40 कैलोरी होता है ना. डेल्टा डब्ल्यू 40 कैलोरी होता है. सब कुछ क्लियर हो गया है ना. डेल्टा क्यू हीट सप्लाइड जो है वो 540 कैलोरी होती है. देखिए क्या क्लियर, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई. करेक्ट. चलिए अब आगे. ये आपका जो है बॉइलिंग प्रोसेस होता है, राइट. अब मैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें और कर रहा हूँ. एक मिनट जरा. तो आप ध्यान दीजिए क्या हुआ. अब हम बात करेंगे साइक्लिक प्रोसेस की. साइक्लिक प्रोसेस. देखिए साइक्लिक प्रोसेस जो होता है ना, अगर हम पीवी डायग्राम बनाते हैं तो पीवी डायग्राम पर साइक्लिक प्रोसेस जो है इस तरह से हो सकते हैं, है ना. ऐसा हो सकता है, ऐसा, ऐसा हो सकता है, ऐसा, है ना. ऐसा भी हो सकता है. करेक्ट. साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैंने आपसे कहा कि डी यू जीरो होता है हर हालत में. डी यू हर हालत में जीरो होता है, लेकिन डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं होता है. डेल्टा डब्ल्यू जीरो नहीं होता है. डेल्टा डब्ल्यू इज व्हाट? डेल्टा डब्ल्यू इज एरिया ऑफ पीवी ग्राफ. डेल्टा डब्ल्यू इज एरिया ऑफ पीवी ग्राफ. और ये जो डेल्टा डब्ल्यू होता है ना, इसे हम डेल्टा क्यू कह सकते हैं. डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट जीरो. डी यू जीरो होगा, 100% डी यू जीरो होगा, राइट. क्योंकि टेम्परेचर सेम आ जाता है ना साइक्लिक प्रोसेस में. अब आप ध्यान दीजिए, हमने क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस अगर कहा था, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस, तो हमने डेल्टा डब्ल्यू को क्या कहा था? पॉजिटिव कहा था. एंटी क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा डब्ल्यू को हमने नेगेटिव कहा था. ये आपका साइक्लिक प्रोसेस की बात थी. ओके. चलिए, जब ये ऐसा हो गया तो अब हम अगले प्रोसेस की बात करते हैं. फ्री एक्सपेंशन फॉर आइडियल गैसेज. देखिए फ्री एक्सपेंशन जो है ना, दो तरह के होते हैं. फ्री एक्सपेंशन एक तो आइडियल गैसेज का होता है और एक रियल गैसेज का होता है. तो मैं दोनों का अलग अलग बात कर रहा हूँ. फ्री एक्सपेंशन, आइडियल गैसेज. देखिए आइडियल गैसेज का जब फ्री एक्सपेंशन होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से आइसोलेटेड है. नीदर हीट इज गोइंग आउट नॉर हीट इज कमिंग. नो वर्क इज डन, नो एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, नो एनर्जी इज रिलीज्ड. कुछ भी नहीं होता, वो आइडियल होता है. तो क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर जीरो होता है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर जीरो होता है, डी यू बराबर जीरो होता है, टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टेम्परेचर चेंज जीरो होता है, राइट. कोई वर्क डन नहीं होता है इसके अंदर, राइट. सब कुछ. तो दैट इज व्हाट? आइडियल एक्सपेंडिंग, आइडियल एक्सपेंशन. फ्री एक्सपेंशन होता है आइडियल गैस का, है ना. अब देखिए, अब हम फ्री एक्सपेंशन रियल गैस की बात करते हैं. फ्री एक्सपेंशन, देखो एक्चुअल में फ्री एक्सपेंशन जो है ना, एक बड़ा छोटा सा प्रोसेस है कि आपने ये एक ऐसा बर्तन लिया जो इंसुलेटेड है, जिसके अंदर से हीट न बाहर जा सकती न अंदर आ सकती. इधर कोई गैस ए है, इधर कोई गैस बी है, या इधर एकदम वैक्यूम है, 100% वैक्यूम है. इधर नो गैस, ए गैस है, इधर इधर गैस है ना. तो इधर कोई गैस है और उधर वैक्यूम है पूरा का पूरा. तो ये गैस है, इधर पूरा वैक्यूम. अब आप इसको तोड़ देते हो अचानक से, इस सेपरेटर को, इसको तोड़ दिया आपने. ये दीवार जो है इसको तोड़ दिया बीच में से. अब ये गैस यहाँ पे एक्सपेंड होती है ना. तो देखिए आपका जो फॉर्मूला चार्ट है उसे आप अच्छी तरह से देखिए. तो इसमें फ्री एक्सपेंशन वाला जो आइडियल गैस वाला दे रखा है, उसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है. अच्छा, फ्री एक्सपेंशन का जो रियल गैस होता है उसके अंदर क्या होता है? आपका डेल्टा क्यू तो जीरो कर दिया आपने. डेल्टा क्यू तो इसलिए जीरो कर दिया क्योंकि आपका जो है ना, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है. हीट का एक्सचेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपने जो दीवारें बनाई है बर्तन की, वो बर्तन की दीवारें बड़ी मजबूत बनाई हैं और उनमें आपका जो है ना वो एडियाबेटिक वॉल्स हैं, एडियाबेटिक वॉल्स. अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होगा. लेकिन इसमें डेल्टा डब्ल्यू होता है और डी यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है.
एक्चुअल में वर्क डन तो हो ही जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है। और हमेशा du बराबर माइनस डेल्टा W होता है। इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होता है, ठंडा होता है गैस, राइट, रियल गैस के मामले में। ये फ्री एक्सपेंशन ऑफ रियल गैस, देखिए दोनों चीजें अलग अलग हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके फॉर्मूला चार्ट में मेल्टिंग प्रोसेस के बारे में दे रखा है, बॉइलिंग प्रोसेस के बारे में दे रखा है, मैंने थोड़ा डिटेल ज़्यादा किया है, यहाँ पर मैंने ये सब भी बता दिया आपको, है ना। फॉर्मूला चार्ट में वो सब नहीं है। देखिए फॉर्मूला चार्ट तो क्या होता है, ब्रीफ होता है ना बेटा, ब्रीफ के अंदर सारी बातें नहीं की जा सकती, लेकिन जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास में हम सारी बातें करते हैं, राइट। चलिए अब हम एक छोटे से कंसेप्ट की बात करते हैं, और वो कंसेप्ट बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट, मामूली सा कंसेप्ट है। दैट इज व्हाट, स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम, स्प्रिंग पिस्टन सिस्टम। देखिए मान लीजिए कि ये कोई सिलेंडर है, आप थोड़ा सिचुएशंस को एकदम वन बाय वन समझना। मान लीजिए कोई पिस्टन, ये कोई सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर में कोई गैस भरी है, कुछ भी नहीं है ऊपर, कोई पिस्टन वगैरह नहीं है। तो आप बताइए इसमें प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, राइट। वॉल्यूम इसमें जो भी है, टेम्परेचर भी कुछ होगा, राइट। अब हम इसके ऊपर एक पिस्टन रख देते हैं, और ये पिस्टन बहुत ही हल्का है, नेग्लिजिबल मास का पिस्टन है, यानी पिस्टन वेटलेस है, मासलेस पिस्टन है। ऐसा पिस्टन हमने रख दिया। तो भैया जब मासलेस पिस्टन रख दिया, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पिस्टन का कोई मास नहीं है। इसका मतलब इसके अंदर का प्रेशर P इन और ये P आउट दोनों बराबर होंगे। P आउट को मैं कहता हूं आउटसाइड प्रेशर, इसे मैं कहता हूं P नॉट। दिस इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, करेक्ट। ये आपका पिस्टन मासलेस है, अभी कोई पिस्टन पे मास वगैरह नहीं है, राइट। अब मैं इस पिस्टन पर एक कैपिटल M मास रख देता हूं। जैसे ही मैं इस पिस्टन पर कैपिटल M मास रखूंगा तो क्या होगा, ये पिस्टन पर एक दबाव आएगा, mg वेट लगेगा ना, mg वेट लगेगा। mg वेट लगेगा तो ये पिस्टन नीचे दबेगा। नीचे दबेगा तो नेचुरल है कि नीचे की गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। नीचे गैस का वॉल्यूम कुछ कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो मैं अब देखो P इन लिख रहा हूं मैं, P इन। पहले कितना था P, वो था P नॉट के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर था। अब इसमें प्लस होगा, कुछ जुड़ गया है। कितना जुड़ गया है जी, जो जुड़ गया है वो मैं बता देता हूं। वो है फोर्स अपॉन एरिया, mg अपॉन एरिया। एरिया इज एरिया ऑफ द पिस्टन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पिस्टन। ये फोर्स एक्स्ट्रा आ गया प्रेशर, यानी कि P नॉट प्रेशर पहले था, उसके अंदर इतना और एक्स्ट्रा जुड़ गया है, एक्स्ट्रा जुड़ गया है। अब देखिए अगला वाला केस। इसके बाद में मैं फिर से यही बात करूंगा, और मैं कहूंगा कि ये आपका मान लीजिए सिलेंडर है, और इस सिलेंडर पर हमने कोई पिस्टन लगा रखा है, राइट। मान लो पिस्टन पर कोई ब्लॉक भी रख रखा है ना। मान लीजिए यहां पर हमने एक फिक्स करके कोई स्प्रिंग भी लगा रखी है। क्या लगा रखी है, स्प्रिंग भी लगा रखी है ना। हाँ जी, इस स्प्रिंग में एक्स जो है वो एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन कुछ भी है, इट कैन बी एनीथिंग, एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन, जो भी है, जो भी है, लेकिन स्प्रिंग का फोर्स तो होगा ना। अब देखिए अगर स्प्रिंग में एक्सटेंशन है तो क्या होगा बताओ, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, कंप्रेशन है तो स्प्रिंग फोर्स नीचे लगेगा, राइट। तो मैं दोनों केस के लिए लिख देता हूं। तो देखिए प्रेशर मैं यहां लिखूंगा P इनसाइड द सिलेंडर, P इनसाइड द सिलेंडर। तो देखिए सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं, सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं, इफ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, if spring
इज एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड माने उसकी नेचुरल लंबाई से ज्यादा बड़ी लंबाई है। इफ स्प्रिंग इज एक्सटेंडेड, जब स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो क्या होगा? तो देखिए, जब स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो अब की बार में स्प्रिंग लंबी है ना, ज्यादा लंबी स्प्रिंग है, तो एक्स ऊपर की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो आपका जो पी इन आएगा ना, उसको मैं लिख रहा हूं, पी इन आएगा पी नॉट प्लस ये कैपिटल एम जी अपॉन ए है माइनस के एक्स अपॉन ए आएगा। हाँ जी, अगर m 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में m ना हो तो आप m को हटा दीजिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर स्प्रिंग ना हो, किसी क्वेश्चन में स्प्रिंग ना हो तो आप स्प्रिंग को हटा दीजिए। भैया जो ना हो उसको हटा दो, है ना। लेकिन ये अगर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है तो ऐसा आएगा। नंबर 2, इफ स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड, अगर स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है तब फिर क्या होगा कि ये स्प्रिंग जो है ना पिस्टन को दबाएगी नीचे की तरफ। अब आपका जो पी इन आएगा इट विल बी व्हाट, अब आपका जो पी इन आएगा वो देखिए क्या आएगा, पी इन आएगा पी नॉट प्लस एम जी अपॉन ए प्लस के एक्स अपॉन ए, ये आपका पी आएगा। अब देखो आपका जो है ना, अगर मान लीजिए वर्क डन होता है, वर्क डन तो होगा ही अगर मान लो वॉल्यूम चेंज होगा तो, है ना। तो वर्क डन ड्यू टू वॉल्यूम चेंज, ये हमेशा एक ही चीज आएगी, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी V1 से V2। अब आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डीवी को आप पता है ए डी एक्स कह सकते हैं, और V1 को आप यह x1 से x2 कह सकते हो, है ना। क्योंकि मैं V1 को क्या बोलूंगा, V1 को मैं बोलूंगा, V1 को बोलूंगा मैं ax1, V2 को मैं बोलूंगा ax2। तो इस तरीके से आप x1 से x2 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रेशर को आप एज पर सिस्टम के बोलेंगे। अगर P नॉट है तो आप P नॉट ही रहने देंगे, केवल कुछ नहीं लिखेंगे। अगर मान लो यहाँ पे ब्लॉक के ऊपर कुछ मास रखा हुआ है यहाँ पर, तो आप मास तो mg अपॉन a कर देंगे। स्प्रिंग है तो आप स्प्रिंग का यूज कर लीजिए, जैसा है वैसा यूज करिए आप, और आप कैलकुलेशन करिए अपनी, आपका आंसर आएगा, राइट। ये आपका चीज हो गया। अब अपन बात करेंगे थोड़ा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, है ना। तो मैं थोड़ी सी बात करूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, राइट। हाँ, अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा। तो देखिए, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में क्या कहना चाहता हूं। मैं आपको एक प्रेशर का सिंपल सा फॉर्मूला जो है ना वो बताता हूं। एक देखिए, प्रेशर आपका हमेशा होता है फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, अगर मान लो ये फोर्स जो है ये किसी वजन के कारण आ रहा है, वेट के कारण आ रहा है सपोज, तो आप वेट को क्या लिखेंगे, वेट को आप लिखेंगे एम जी अपॉन ए। अब एम को क्या लिखते हो आप, एम को आप लिखते हो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी जी अपॉन ए। वी को आप ए इंटू एच लिख सकते हो अपॉन ए। तो आपका प्रेशर आ गया एच रो जी, ये आपका प्रेशर एच रो जी। ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है प्रेशर का, करेक्ट। अब देखो, अगर मान लो मैं यहां ग्राउंड पर खड़ा हूं, तो वेयर आई एम स्टैंडिंग एट द ग्राउंड। तो हम अगर ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड पर मान लीजिए आपका प्रेशर पी नॉट है ना। तो पी नॉट इज व्हाट, पी नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। हाँ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम अगर इस अर्थ सरफेस से वाई हाइट पर पहुंच जाए, वाई हाइट पर पहुंच जाए, तो सोचिए प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा। प्रेशर घटेगा, निश्चित रूप से घटेगा। तो अब देखिए पी वाई कितना होगा, पी वाई इज प्रेशर एट वाई हाइट, प्रेशर एट वाई हाइट। वाई हाइट पर प्रेशर क्या होगा, तो वाई हाइट पर प्रेशर जो होगा ना वो मैं बता देता हूं, बता दूं।
देखो मैं बता रहा हूँ वाई हाइट पर प्रेशर, P एट वाई हाइट, इसको मैं केवल P कह देता हूँ, है ना, केवल P कह देता हूँ। P नॉट आपका ग्राउंड पर था। अब इसमें से घटेगा, घटना ही है, क्योंकि ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है, बढ़ता नहीं है। भाई हमारे ऊपर हवा है अभी, इसके कारण प्रेशर आ रहा है, जब ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होगा, हवा कम होती जाती है ना, तो ये आएगा रो जी वाई, रो जी वाई आएगा, करेक्ट। अब एक बार मैं इसको फॉर स्मॉल चेंज ऑफ वाई, है ना, के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ, है ना। तो देखिए फॉर डी वाई चेंज, फॉर डी वाई चेंज, डी वाई चेंज के लिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने जा रहा हूँ डी वाई चेंज के लिए, है ना। तो आई एम गोइंग टू डिफ्रेंशिएट दिस फॉर डी वाई चेंज, है ना। तो देखो जी, ये जो इक्वेशन है ना, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, इस इक्वेशन को। जब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये होगा dp अपॉन डी वाई, dp अपॉन डी वाई। डिफ्रेंशिएट करिए, dp अपॉन डी वाई, आप जब p नॉट का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा माइनस रो इंटू जी, ये आएगा dp अपॉन डी वाई आपका माइनस रो इंटू जी आएगा, है ना, माइनस रो इंटू जी आएगा। अच्छा, अब ये रो क्या होता है जी, रो डेंसिटी है, माइनस डेंसिटी को हम कैसे क्या लिखेंगे ये बताओ आप। डेंसिटी को पता है मैं क्या लिखूंगा, डेंसिटी को मैं लिखूंगा m अपॉन वी इंटू जी, डेंसिटी को m अपॉन वी इंटू जी लिखूंगा। m क्या है, m मास ऑफ द गैस है, तो dp अपॉन डी वाई, dp अपॉन डी वाई, जरा चेक करना, m अपॉन वी जी है ना ये, हाँ। तो मैं इसको लिखूंगा, कैपिटल M तो कैपिटल M है ही, उसको रहने तो चुपचाप, V को लिख रहा हूं मैं, V को बताऊं मैं क्या लिखूंगा। अगर आपका कैपिटल M 1 मोल का मास है तो मैं 1 मोल का वॉल्यूम ले लूँ, है ना। भाई मास आपने जितना लिया है उतना ही वॉल्यूम लीजिए डेंसिटी के लिए, तो हम 1 मोल का मास ले लेते हैं तो 1 मोल का वॉल्यूम ले लेंगे। 1 मोल का वॉल्यूम क्या होता है, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। इसमें आप n बराबर 1 रख दीजिए, तो आपका V क्या आएगा बताओ, PV इक्वल टू NRT, आपने n इक्वल टू 1 रख दिया, V आ जाएगा RT अपॉन P, तो V आ जाएगा आपका RT अपॉन P, ये आपका आ जाएगा, और G तो आपका G है ही, करेक्ट। अब देखिए हमें प्रेशर के साथ में, मतलब हाइट के साथ में प्रेशर चाहिए, प्रेशर कितना होगा वो चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसको लिख रहा हूँ दोबारा से, आप जरा चेक करेंगे मेरी राइटिंग को कि आई एम गोइंग टू राइट डाउन dp अपॉन P, dp अपॉन P इट इज इक्वल टू माइनस, हाँ जी, dp अपॉन P इक्वल टू माइनस कैपिटल mg अपॉन RT इंटू डी वाई। प्लीज चेक करो, क्लियर। अब मैं इसको लिमिट बनाऊंगा, इसकी लिमिट बनाऊंगा मैं, P0 ग्राउंड पर है और किसी हाइट पर P है, मैं इसको लिखूंगा 0 से लेके y तक, आप चेक करना। तो देखो इसको मैं लिखूंगा log ऑफ P, लिमिट है P0 से लेकर के P तक, बराबर माइनस mg अपॉन RT, बाहर ले लो, mg अपॉन RT बाहर आ गया, mg अपॉन RT बाहर आ गया। जब आप dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आएगा, केवल y आएगा। अब आप इसको जरा लिखना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो देखिए ln P अपॉन P0 इट इज इक्वल टू माइनस mg अपॉन RT इंटू वाई। तो आप P अपॉन P0 लिखो जल्दी से, P अपॉन P0 इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस कैपिटल mg, एक मिनट, ई रेज टू पावर माइनस कैपिटल mg अपॉन RT इंटू वाई। आप ये देखना P को ऐसा लिखा है, करेक्ट। तो मैं P इक्वल टू यहाँ लिख रहा हूँ एक बार फाइनली, आप चेक करना, P इक्वल टू P0 ई रेज टू पावर माइनस कैपिटल mgy अपॉन RT। ये आपका प्रेशर का ग्राफ आ गया, एज गोइंग अप, एज गोइंग अप। अब मैं यहाँ एक ड्रॉ करने वाला हूँ ग्राफ, है ना। तो देखिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग चेक करना जरा ग्राफ को,
प्लीज चेक करना। मैं ऐसा करूंगा कि ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, तो मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूं, देखना। ये मान लो आपका ग्राउंड है, यहां चलते हैं तो ये प्लस वाई है, डेप्थ में चलते हैं तो माइनस वाई है ना। तो हम ये कहेंगे कि प्लस वाई है, यानी वी आर गोइंग टू मोर हाइट। इसका मतलब वी आर गोइंग टू डेप्थ, राइट। अब देखिए, जब ये ऊपर हम हाइट में जाते हैं तो ये आपका माइनस है, ई रेज टू पावर माइनस वाई। इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। इसे क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट। एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज ऐसे होता है जी, ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। ओके, जब हम हाइट में जाते हैं, जैसे मान लो कुआं खोद के कुएं के अंदर गए, वहां क्या होगा? वहां प्रेशर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि क्या होगा कि जैसे हम ग्राउंड पर हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर है, फिर हम और अंदर गए तो भैया और अंदर गए तो प्रेशर और बढ़ेगा ना, क्योंकि हवा ऊपर और आ जाएगी, अंदर जितनी वो हाइट भी हवा की आ जाएगी। अच्छा, वो तो हाइट बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन एक चीज़ और है कि अंदर जाएंगे तो जी कम होता जाएगा, जी कम होता जाएगा, यानी कि हवा तो बढ़ेगी लेकिन जी भी कम होता जाएगा। आपको मैं बताऊं कि एक साइड से हवा की क्वांटिटी बढ़ गई और जी घट गया, दोनों मिलाकर के जो नेट इफेक्ट आता है वो ऐसा आता है कि हम जब नीचे जाते हैं तो ये पाया गया है कि जो प्रेशर है वो बहुत स्लोली इंक्रीज होता है, बहुत स्लोली इंक्रीज होता है, और अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आता है, अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन आता है डेप्थ के अंदर। और ऊपर जाते हैं तो निश्चित रूप से घटता ही चला जाता है, घटता ही चला जाता है। और y इक्वल टू इन्फाइनाइट हाइट पर p जीरो हो जाता है ना। अगर आप y को इन्फाइनाइट पुट कर दें तो y को इन्फाइनाइट पुट कर देंगे तो p बराबर जीरो आ जाएगा, राइट। ये सब आपका जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात हो गई कि इफ वी आर गोइंग टू हायर अल्टीट्यूड प्रेशर इज डिक्रीजिंग, बट इफ वी गो इनसाइड द अर्थ डेप्थ then pressure is of course increasing, but increment is very slow and increment is approximately straight line graph, मतलब straight line graph से शो करेंगे उसको इंक्रीमेंट को, राइट।